So let's start with the first application, that is profit and loss. ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर 1 है हमारा परसेंटेज का. ठीक है, परसेंटेज का सबसे पहला जो हम यूजेज पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस. अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी मच फेमिलियर टू आवर डे टू डे थिंग्स दैट वी परचेज, है ना, चीज़ें हम कुछ बेचते हैं. ठीक है, उसके रिलेटेड है. तो कुछ कुछ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज है जिन्हें हमें समझना पड़ेगा. तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपी बोला जाता है. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड. ये ऐसी प्राइस है जिस पे एन आर्टिकल इज परचेज्ड. आर्टिकल बोल दो, गुड्स बोल दो, सर्विसेज बोल दो, है ना, ये सब खरीद, कुछ भी आपने खरीदा तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. ठीक है, फॉर द पर्सन हु इज बाइंग इट, जो खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस है. नेक्स्ट इज अ सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं एसपी. ठीक है, ये होता है द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड. द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड. आर्टिकल, गुड्स या सर्विसेज को सेल किया जाता है एट विच आर्टिकल इज सोल्ड. ठीक है, तो उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस. नाउ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? ये इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. मान लीजिए आपने कोई गुड्स खरीदा 80 रुपीज़ में और उसको बेचा 120 में, तो प्रॉफिट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी. तो कितना है? 40. ठीक है, अब लॉस जो होता है वो भी डिफरेंस बिटवीन एसपी और सीपी ही होता है. इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी. लेकिन इस केसेस में क्या होता है, जो एसपी होता है आपका दैट इज लेस देन सीपी, और इस केसेस में एसपी जो होता है दैट इज ग्रेटर देन सीपी. मतलब जब आपने कोई गुड को बेचा, गुड्स या सर्विसेज को बेचा आपने, उसका जो प्राइस है वो कम है इन कंपैरिजन टू जिसमें हमने खरीदा था. मान लीजिए आपने 80 में खरीदा, 120 में बेचा, तो वो प्राइस ज़्यादा है. यही अगर आपने 80 में खरीदा और 60 रुपये में बेचा तो प्राइस आपका कम है. तो इस केसेस में हम बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ. ठीक है, तो प्रॉफिट मतलब प्राइस आपने ज़्यादा में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ, यू गॉट समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, तो लिख लेते हैं प्रॉफिट इज नथिंग बट एस पी माइनस सी पी, और लॉस जो होता है दैट इज नथिंग बट सी पी माइनस एस पी. हमेशा को ज़्यादा जो होगा वो पहले लिखेंगे, कम उसमें से घटा देंगे आप. ठीक है, नेक्स्ट यूजुअली ये भी टर्मिनोलॉजी आपको कहीं कहीं देखनी पड़ेगी. फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, एंड फोर्थ इज लॉस. नेक्स्ट, समटाइम्स यू विल ऑल्सो हैव टू सी ओवरहेड्स. ओवरहेड हमें कभी ये टर्मिनोलॉजी देखने मिलेगी, ओवरहेड्स जिसको बोला जाता है. ये क्या होता है कि कुछ खर्चा किया जाता है ऑन द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ खर्चा किया जाता है, जो कि हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ये यूजुअली एक मर्चेंट को लगता है. ठीक है ना, कोई वो गुड्स अगर खरीदता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया. ठीक है, या पैकेजिंग का चार्ज लग गया. ठीक है ना, उसने मंगवाया, किसी ने गुड सर्विसेज मंगवाया तो पैकेजिंग का भी उसको चार्ज लगा कि भाई इतना चार्जेस आपको लगेगा अगर आप पैक करके हमसे मंगवा रहे हैं. जैसे हम नहीं बोलते हम खाना मंगवा रहे हैं, या हम फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवा रहे हैं, अमेजन से कुछ मंगवा रहे हैं, तो उसमें वो पैकेजिंग चार्जेस लगाते हैं. यू नो दैट पैकेजिंग का चार्जेस उन्होंने लगाते हैं. yes. है ना, तो पैकेजिंग का चार्जेस, फिर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी चार्जेस लगाया, है ना. आपको यूजुअली अगर आप ऑर्डर करते हैं जो कम टू नो दे हैव अप्लाइड डिलीवरी चार्जेस. तो पैकेजिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, ठीक है ना, ये सब ओवरहेड चार्जेस आते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है दैट इज नथिंग बट जो आपने पेमेंट किया, दैट्स अ पेमेंट, या आप बोल सकते हो जो प्राइस गुड का है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपने, मतलब जितना पेमेंट आपने करा प्लस ओवरहेड. अब ओवरहेड में डिलीवरी चार्ज हो गया, पैकेजिंग चार्ज हो गया, ये सब मिला के फाइनल कॉस्ट प्राइस आपके पास आता है, जो कि प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट प्राइस कहलाता है. इज इट क्लियर? yes. आई थिंक बहुत ही आसान आसान चीज़ें है ना. नेक्स्ट, डेफिनेशंस लिख ही रहे हैं तो सारी की सारी डेफिनेशंस एक साथ पहले लिख ही लेते हैं हम लोग. ठीक है, नेक्स्ट जो सिक्स्थ पॉइंट दैट आई विल बी राइटिंग इज
डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो होता है वो एक्चुअली दिया जाता है मार्क्ड रेटेड प्राइस के ऊपर, है ना। लिख लेते हैं फर्स्ट, ये चीज़ें सब साथ में लिखेंगे। डिस्काउंट लिखेंगे, फिर मार्क्ड रेटेड प्राइस, जिसको बोला जाता है एमआरपी, ठीक है। डिस्काउंट फिर एमआरपी, ओके। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मार्क्ड रेटेड प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है। अभी आप है ना कोई गुड्स खरीदते हो, जैसे अगर आप कोई मॉल में चले गए या कोई आप स्टोर में चले गए जिसमें कोई चीज़, जैसे कपड़ों के स्टोर में आप चले गए, है ना, या आप कोई मॉल में चले गए, वहाँ पे आपने एक गुड्स दिखा, एक गुड पड़ा हुआ था, ठीक है ना। लेट्स से कोई बिस्किट का पैकेट है, उस पर एमआरपी लिखा हुआ है 100 रुपीज़ का है ये बिस्किट का पैकेट, ठीक है। तो दैट इज़ योर मार्क्ड रेटेड प्राइस। जो उसकी प्राइस कंपनी ने डिसाइड की है उसको हम बोलते हैं एमआरपी, कि भाई ये प्रोडक्ट की ये प्राइस हम डिसाइड कर रहे हैं जिसमें पूरी इंडिया में प्रोडक्ट बिकेगा। फिर अब क्या होता है, अब ये तो प्राइस हो गई कस्टमर के खरीदने के लिए, लेकिन होता क्या है, हर अब कोई इंसान है जो 50 एक साथ खरीदेगा, कोई इंसान 100 एक साथ खरीदेगा, तो उसके ऊपर कंपनी उसको डिस्काउंट दे रही है। सो डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन एमआरपी। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। इज इट क्लियर? डिस्काउंट जो है वो हमेशा एमआरपी के ऊपर दिया जाता है, एंड दिस इज एक्चुअली रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। तो जो गुड का सेलिंग प्राइस है या जो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है उसमें डिस्काउंट की वजह से क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे किसी ने बोल दिया भाई मैंने 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ अगर आपने 100 पैकेट एक साथ खरीदे, तो अब ये कितने रुपीज़ में मिलेगा, 90 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। तो अब 90 इसके लिए क्या हो जाएगा, 90 विल बी वर्कड एज द फाइनल सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो एट चीज आप लिख लो, फाइनल सेलिंग प्राइस। तो फाइनल सेलिंग प्राइस वो होती है जो कि एमआरपी माइनस डिस्काउंट होती है। अब फाइनल सेलिंग प्राइस ही एक्चुअली सेलिंग प्राइस होती है क्योंकि इतने में ही प्रोडक्ट को बेचा गया है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका निकलेगा वो इसी सेलिंग प्राइस पे निकलेगा जो कि फाइनल सेलिंग प्राइस है। इज इट क्लियर? यस ये सर। सब फाइनल सेलिंग प्राइस वापस एक्सप्लेन करो। देखो बेटा, होता क्या है, आपका 100 रुपए का बिस्किट का पैकेट था, ठीक है, दैट वाज द एमआरपी। अब यूजुअली होता क्या है, अगर आपने बल्क में खरीदा तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो मान लेते 10 रुपीज़ डिस्काउंट मिला, तो अभी मैंने कितने में खरीदा उसको, 90 में मैंने खरीदा, लेकिन जिसने बेचा उसने कितने में बेचा, 90 में बेचा, ठीक है ना। तो अगर जो दुकान वाला है वो अपना प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहेगा तो वो 90 रुपीज़ को सेलिंग प्राइस लेके ही अपना प्रॉफिट लॉस निकालेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। नाइन्थ टॉपिक है सेल्स टैक्स, ठीक है ना। ये टैक्स हो गया, अभी तो जीएसटी आ गया आपका ना, सेल्स टैक्स और ये सब अभी नहीं है इतना, these have been outdated now we have GST, ठीक है ना। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है ना, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स, फिर जीएसटी जो भी चल रहा है हमारा वो हो गया, है ना। सो वट एवर इज द टैक्स विच इज अप्लाइड। अब ये टैक्स क्या होता है, ये इट इंक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस, इट इंक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस। यह क्या करता है, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देता है। जीएसटी क्या करता है, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देता है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने बोल दिया कि आपका पहले एक बिस्किट का पैकेट है, ये इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चर किया 100 रुपये में, अब बोल दिया गया कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो गुड्स को या फूड प्रोडक्ट्स को, उसके ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा। तो 5% का जीएसटी लगा तो अब आपका जो बिस्किट का पैकेट है वो 100 की जगह कितने का हो गया, 105 का हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बिस्किट का पैकेट तो अभी भी 100 का है, लेकिन जिसने उसको खरीदा उसने टोटल कितने रुपए दिए, 105 रुपए दिए, ठीक है। प्राइस तो 100 ही थी, 5% जीएसटी था, ये परचेजर है, ये परचेजर, ठीक है। और ये जो है ये सेलर है या इंडस्ट्री वाला है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो बोला भाई मेरे को तो तुम 100 रुपये ही दे रहे हो, 5 रुपए जो तुम है वो गवर्नमेंट को दे रहे हो टैक्सेस के रूप में, लेकिन 105 रुपये अभी तो क्या है, कॉस्ट प्राइस हो गया परचेजर के लिए जिसने खरीदा, जो शॉपकीपर की हम बात कर रहे हैं लेट्स से,
ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस। तो अभी जो पहले 100 रुपए में वो खरीदता था शॉपकीपर, अभी कितने में उसको मिला वो चीज, 105 रुपए में मिला। इज इट क्लियर? So sales tax is always applied on the cost price. It is always applied on cost price and it increases the cost price. Is it clear? सर सेल्स टैक्स और जीएसटी में क्या फर्क है? सेल्स टैक्स बेटा दोनों अलग अलग होता है। देखो सेल्स टैक्स जो था पहले के ज़माने में क्या होता था, हर एक चीज़ का अलग अलग टैक्स था। जैसे अगर हम खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में तो उसके बिल के ऊपर जो टैक्स लगता है दैट वाज डिफरेंट। फिर हम लोग गोल्ड है तो गोल्ड के ऊपर टैक्स लगता है, दैट वाज डिफरेंट। ठीक है ना, तो अलग अलग, जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं तो क्लोथ्स के ऊपर अलग टैक्स लगता है। तो हर एक का अलग अलग नाम और अलग अलग टैक्सेस था जो हम गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से पे करते थे। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे टैक्सेस को बंद कर दिया, जो अलग अलग टाइप के टैक्सेस वो लोग कलेक्ट करते थे, और उन्होंने एक ही टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज जीएसटी। ठीक है, जो अभी टैक्स का मतलब है दिस इज व्हाट यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट। जैसे अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, ठीक है ना, आईफोन, इफ यू बाय एन आईफोन इट्स एक्चुअली प्राइस इज वेरी चीप, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट इम्पोजेज अ लॉट ऑफ टैक्सेस ऑन फॉरेन गुड्स, है ना, एंड लग्जरियस आइटम्स, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उसका क्या कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता है। इसीलिए हम जब आईफोन खरीदने जाते हैं तो हमें बहुत महंगा मिलता है एज कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्रीज। आपने सुना होगा ऐसे, कोई रिलेटिव्स को बोलते हैं अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आईफोन लेते हुए आना, है ना, बाहर से आ रहे हो तो ये मेरे लिए प्रोडक्ट लेते हुए आना। सो व्हाई इज इट चीपर देयर, बिकॉज दे डोंट हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन दैट प्रोडक्ट, because there it is not considered as a luxurious item, but in India it's a luxurious item, so we have to pay tax on it, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसके बेसिस पे। Is it clear? So this is what is to be paid on a product, so that the cost price of the product now increases for the person who is buying it. Is it clear? ठीक है, अब आपको जो इसमें चीजें सीखनी है, जो आपको मतलब समझनी है, वो ये है। देखो होता क्या है, प्रॉफिट जो है सबसे पहली चीज समझना, और लॉस जो है, ये दोनों हम, बोथ दीज थिंग्स आर विथ रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस है, लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस से कम सेलिंग प्राइस है। सो whenever we will be talking about profit and loss, my base that is 100% will always be taken as cost price। इसको नोट कर लो कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस को बेस लेंगे 100% और उसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट और लॉस की हम बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट, इज इट क्लियर? क्या ये पॉइंट समझ आ गया आपको? तो इसी में एक चीज और नीचे आप लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इफ देयर इज 10% का प्रॉफिट तो उस सिनारियो में क्या होगा, सीपी मैंने अभी बताया आपको, क्या लोगे आप 100%, एसपी कितना हो जाएगा 110%। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर कोई बोलता है कि 8% का लॉस है, इसका मतलब है सीपी कितना हो गया 100% और एसपी कितना हो गया 92%। इज इट क्लियर? क्या समझ आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सब बच्चों को समझ आ रहा है? बेटा देखो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ही करना है। ठीक है, तो सारे फंडामेंटल अगर क्लियर होंगे तभी आप उसी के ऊपर क्वेश्चंस कर पाओगे। तो फंडामेंटल नंबर 1, फर्स्ट फंडामेंटल, सबसे पहला फंडामेंटल यही है कि हमें क्या करना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% लेना है, मे इट बी प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजैक्शन। व्हाट विल चेंज, एसपी विल चेंज। इज इट क्लियर? तो एग्जांपल को लिख लो, फंडामेंटल 1, देन विल मूव टू नेक्स्ट फंडामेंटल। चलें आगे? यस सर ओके, नाउ लेट्स गो टू सेकंड फंडामेंटल नंबर 2। अब क्या होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो आपने सीख लिया, अब हम आते हैं फंडामेंटल 2 के बारे में, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन एमआरपी। ठीक है, तो जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं, जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं
ठीक है ना, तो उसमें हमेशा मार्क्ड रेटेड प्राइस को हम 100% लेते हैं और फाइनल सेलिंग प्राइस हमारी उसी बेसिस पे चेंज होती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. If there is 10% discount which is given to the customer, तो MRP को हम क्या लेते हैं, 100% लेते हैं और फाइनल सेलिंग प्राइस को हम लेते हैं 90%, जिसको हम सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? कभी बोल दिया 6% डिस्काउंट इज गिवन, MRP इज टेकन एज 100% और फाइनल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा दैट विल बी 94%, दैट इज योर SP. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस. Yes. थर्ड कॉन्सेप्ट है सेल्स टैक्स वाला. अब होता क्या है, सेल्स टैक्स एंड GST आर एप्लीकेबल ऑन कॉस्ट प्राइस विच इंक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो व्हाट वी डू इज इन टर्म्स ऑफ सेल्स टैक्स, जब भी हम सेल्स टैक्स की बात करते हैं तो उसमें हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% रखते हैं. कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% रखते हैं. अब आपको, आप चाहो तो इसको क्या बोलते हो पता है, क्या बोल सकते हो आप, कॉस्ट प्राइस बोल दो या इसको बोल दो प्राइस MRP. एक्चुअली ये देखा जाए तो ये भी MRP है, गुड्स के ऊपर प्राइस जो डिसाइड किया था सेल करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने, तो आप MRP बोल दो या कॉस्ट प्राइस को बोल दो, दैट इज 100%. अब मान लो 10% टैक्स इज एप्लीकेबल, 10% टैक्स इज एप्लीकेबल में 10% आपने टैक्स लगा दिया, तो फाइनल कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, अब आप बोलो ठीक है ना, फाइनल कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा. ठीक है, तो आप एक काम कर लो, इसको CP मत लिखो, इसको आप MRP ही लिखो. ठीक है, इसको आप MRP ही लिखो. ठीक है ना, प्राइस ऑफ द गुड्स जो डिसाइड किया गया है, ठीक है, वो आपका 100% है. ठीक है, तो जो आपका फाइनल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जो कि कैलकुलेट करना है आपको, दैट विल बी ऑन 110%. अगर 5% टैक्स लगाया गया, if the 5% tax is applied, 5% tax is applicable on the goods or services, so the final cost price will be 105%. Is it clear? क्या ये समझ आ गया आपको? Yes. ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है चैप्टर के अंदर. देयर इज नथिंग टू स्टडी न्यू इन द चैप्टर. इतना अगर आपको समझ आ गया है तो आप चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूला के बहुत आराम से कर लोगे. ठीक है ना, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अभी चैप्टर से हम शुरू कर दें. ठीक है, नोट कर लो सारे बच्चे, इसको नोट कर लो. लिख लिया sir. सबने लिख लिया? चलो लेट्स स्टार्ट. देखिए हर एक क्वेश्चन को So can you please scroll up because sir that time my network issue was going, so I was not be able to write. Vanya, is this clear? Is this okay? Or you need me to scroll up Yes. more? ये ठीक है और ऊपर स्क्रॉल करूं? No sir, this okay. पंथ को सब समझ आ रहा है? पंथ सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ. पंथ अभी आए तुम क्या? यस सर. क्यों, क्या हुआ बेटा, लेट क्यों आए? तो अपडेटेड टाइम टेबल नहीं देखा था. हाँ ठीक है. अच्छा उत्कर्ष है हमारे साथ? उत्कर्ष No sir. नहीं है. नाजरा है हमारे साथ? Yes, sir. नाजरा सब समझ आ रहा है? Yes, sir. Understood. ओके. So now we will do sums. यस.
अब सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे हम, प्रॉब्ली 2 क्लासेस तक हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एंड डेप्रिसिएशन। परसेंटेज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Sir, done. डन। तो चलिए शुरू कर दें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए आप लोग मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? इफ ए परचेज्ड 100 oranges at ₹2 per orange, he sold 60% of oranges at ₹2.5 and remaining at ₹2. Remaining at ₹2. Find profit percentage. Find profit percentage. चलो Sir, 15%. ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखो ए परचेज Sir, 100 wait. ऑरेंजेस। हाँ हाँ बेटा बताओ नीति क्या बोल रहे हो? सर मैंने नहीं बोला। अच्छा कौन बोल रहा है? यू वांट मी टू वेट? देखो पहले 2-3 क्वेश्चन में Yes, कॉन्सेप्ट sir. एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो उसी लाइन ऑफ थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखो ए परचेज 100 ऑरेंजेस एट ₹2। तो अगर ए ने 100 ऑरेंज परचेज की है ₹2 में, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंजेस निकाल सकते हो आप। Yes. 2 into 100, 200 rupees. Next, he sold 60% of oranges. So beta 60% of the oranges. So how many are there? 100. 60% of oranges. अभी मैंने आपको लैंग्वेज समझने के लिए बोला था ऊपर, पता है जब मैंने लिखवाया था ऐसे आपको 5% of something, 10% of something, 20% of something, increased by 10%, है ना, 10%। तो जब हम बात करते हैं परसेंटेज में, तो परसेंट ऑफ दिस, सो कैन आई से 60% ऑफ द ऑरेंजेस, so 60 by 100 of net oranges that he has, so he has 100 oranges, so that will be 60 oranges। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको क्यों समझा रहा हूँ? मान लो 150 ऑरेंज होती है उसके पास, he would have had 150 ऑरेंजेस। तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 60% ऑफ 150 ऑरेंजेस। सो अगर उसने बोला 60% ऑफ 150 ऑरेंजेस, उसको मैं कैसे मैथमेटिकली लिखता हूँ? 60%, तो 60 by 100 ऑफ 150, 60 by 100 of 150, तो zeros कट हो जाएगा, so that will be 90। Is it clear? So this is one method of doing it. Another method that you can follow is कि भाई 100% मतलब पूरी 150 ऑरेंज है, तो 60% मतलब कितनी ऑरेंज हुई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x into 100 is equal to 60 into 150, zeros get cancelled, so x will be 90। फिर दो मेथड है, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हो, जो अंडरस्टैंड अच्छे से कर पा रहे हो आप, यू कैन यूज़ दैट। अब उसने क्या किया, 60 ऑरेंजेस तो उसने ₹2.5 से बेचा, ठीक है, और बची कितनी ऑरेंजेस, एंड रिमेनिंग इज 40 ऑरेंजेस। तो 40 ऑरेंजेस उसने कितने से बेचा? ₹2 से बेचा, और ये बेचा ₹2.5 से। तो टोटल मनी दैट ही वुड हैव अर्न नाउ, टोटल मनी दैट ही वुड हैव अर्न इज 60 रुपये से, 60 ऑरेंजेस ₹2.5 से, और 40 ऑरेंजेस ₹2 से। तो 60 into 2.5 is 150 plus 80, that is 230। 230.
तो 200 रुपये में उसने खरीदा था, 230 रुपये उसने बना लिए हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखो अब यहाँ से भी मैं आपको दो मेथड सिखाना चाहूँगा। सो फर्स्ट मेथड इज दैट इज व्हाट इज बीन टॉट इन स्कूल, जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया, ठीक है। तो व्हाट इज टॉट इन स्कूल इज परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट दैट इज SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। या तो आप फॉर्मूला याद रख लो, है ना, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। परसेंटेज प्रॉफिट इज SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। तो SP कितना है आपके पास 230, CP कितना है 200, CP कितना है 200 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, दो जीरोस कट हो गया आपका, ये हो जाएगा 30/2 विच इज 15%। Yes. इज इट क्लियर? ये फर्स्ट मेथड है। Yes. बट आई नेवर गो फॉर दिस फॉर्मूला बेस्ड मेथड अप्रोच, ठीक है। भले मुझे फॉर्मूला सारे याद हैं और याद रहते हैं, बट आई नेवर गो फॉर फॉर्मूलाज नॉर डू आई आस्क स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज। सो विल गो विद द सेकंड अप्रोच। ये स्कूल में करवाते हैं ना, हर स्कूल में ये सिखाते हैं और ये स्कूल में किताबों में यही मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड एक है, देखो व्हाट इज अनदर मेथड ऑफ डूइंग इट। मैंने अभी आपको बताया प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, किसके ऊपर होगा, CP के ऊपर होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ, बहुत ध्यान से समझना आप, मैंने बोला कि मेरा CP जो था, ठीक है, मतलब प्राइस जो था वो 100% था, तो मैंने जो 100% में चीज़ें खरीदी दैट वाज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज 200, ठीक है। 100% इज नथिंग बट 200। तो अब मेरा कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, मतलब मेरा अभी सेलिंग प्राइस कुछ होगा मे बी 120, 130, 140% में, ठीक है। तो परसेंटेज में कितना वैल्यू होगा, 230 के बराबर, ठीक है। अगर मेरा 200 रुपीज़ जो CP है उसको मैं 100% लेता हूँ, तो 230 कितना परसेंट होगा मुझे वो निकालना है। सो व्हेन आई डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई कम टू नो दैट 230 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 इंटू एक्स। सो दिस 2 गेट्स कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा 115 इज नथिंग बट एक्स। तो पता क्या चला, 230 रुपीज़ जो है वो 115% है। अब 230 क्या है, दिस वॉज योर कॉस्ट प्राइस, दिस वॉज योर सेलिंग प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100% है और सेलिंग प्राइस आपका 115% है, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, याद है, देखो प्रॉफिट होगा तो CP 100 है तो SP 110 आएगा, लॉस होगा तो CP अगर 100 है तो SP 92 आएगा। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरा CP 100% है और SP 115% है, so there is 50% प्रॉफिट। क्या सेकेंड मेथड क्लियर है आपको? क्या समझ आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस और नो? Yes, understood. ठीक है ना। दिस इज कॉस्ट इन परसेंटेज, दिस इज कॉस्ट इन परसेंटेज। फर्स्ट वन वाज CP एंड सेकंड वन वाज कैलकुलेटेड एज SP, ठीक है। क्योंकि देखो परसेंटेज को पता नहीं है ये CP क्या होता है, SP क्या होता है। परसेंटेज को पता है कि भाई 100% तुमने किसी को लिया, अब तुमने जो प्राइस में बेचा वो कितना परसेंटेज है, वो 115% है पहले के कंपैरिजन में। अब जो फॉर्मूला प्रॉफिट का लॉस का जो डिराइव हुआ है, जो भी ये फॉर्मूला आप लिखते हो, वो द फॉर्मूला दैट वी राइट, ये सारे के सारे 100% CP को बेस में लेने के बाद ही ये फॉर्मूलाज आए, ठीक है। प्रॉफिट का डेफिनेशन ही ये है कि कितना आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया ऑन द कॉस्ट प्राइस। लॉस का मतलब यही है कि कितना आपने पैसा गवाया ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस को 100% लेते हैं और सेलिंग प्राइस निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अगर सेलिंग प्राइस मेरी 80% आती तो 20% लॉस होता, सेलिंग प्राइस मेरी 115% आई तो 15% मुझे प्रॉफिट हुआ। आई थिंक मैंने बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझा दिया आपको, तो नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन था, देन विल Yes. गो विद द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ जाते हैं। बाय सेलिंग 144 eggs, by selling 144 eggs, Anuj lost 6 SP. Anuj lost the SP of 6 eggs. Find his loss percentage. अनुज ने क्या किया, 144 एग्स सेल किया, ठीक है। तो उसको 6 एग्स का लॉस हुआ, ठीक है ना, 6 एग्स का लॉस हुआ। तो आपको बताना है उसका टोटल लॉस परसेंटेज कितना होगा।
Sir, 25/6%. 25/6. Okay. Mm-hmm. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दोस्तों क्या लिखा, बाय सेलिंग 144 एग्स अनुज लॉस्ट द एसपी ऑफ 6 एग्स। मतलब अनुज ने 144 एग्स सेल किया है ना। तो अनुज ने लेट्स से एक एग, 1 एग ही सोल्ड फॉर ₹1। सो टोटल सेलिंग प्राइस दैट ही वुड हैव रिसीव्ड, जो उतना उसको पैसा मिला होगा वो कितना मिला होगा, 144 रुपी मिला होगा। सर यस बेटा। सर ऐसा कहाँ लिखा है कि 1 रुपए में बेचे? मान लेते हैं एग्जाम्पल की तरह हम ले रहे हैं, मान लेते हैं लेट 1 egg is sold for 1 rupee. So total that he would have earned is 144. देखो आप ऐसा मान लो कि 144 एग्स उसने बेचा, तो सेलिंग प्राइस 144 एग था, है ना। अब उसको 6 एग्स का लॉस हुआ, ठीक है ना। तो 6 एग्स का लॉस हुआ सेलिंग प्राइस में, मतलब टोटल उसको बेचने थे 150 अंडे, वो बेच कितने पाया, 144 बेच पाया। गॉट माई पॉइंट। टोटल वो बेचना, अगर उसको अपना पैसा वापस निकालना है तो उसको 150 अंडे बेचना था, लेकिन उसने लॉस किया, इसीलिए वो 144 एग्स बेच पाया, ठीक है। या आप इसको ऐसा समझो, अगर आपको एग्स की टर्मिनोलॉजी में नहीं समझना है तो उसने लिखा बाय सेलिंग 144 एग्स, तो एक अंडा 1 रुपये में बेच रहा है, तो टोटल उसने 144 रुपीज़ 144 अंडे बेच के कमाए। अनुज लॉस्ट द एसपी ऑफ 6 एग्स, मतलब उसको जो लॉस हुआ वो 6 अंडों का सेलिंग प्राइस था, तो लॉस कितना हुआ उसको, 6 × 1 मतलब 6 रुपये का लॉस हुआ। गॉट माई पॉइंट। 144 उसका एसपी है, 6 रुपये उसका लॉस है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 150 रुपीज़ हो जाएगा। तो मैंने हमेशा आपको बताया, क्या बताया है, सीपी को 100% लूँगा, एसपी 144 है वो निकाल लूँगा कितना परसेंटेज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 144 × 100 अपॉन 150 इज योर एक्स, 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 कितना आएगा यहाँ पे 4 और 24 मतलब 8, तो ये एक्स आ जाएगा 96। तो पता चला कि सेलिंग प्राइस जो था बेटा, ये कॉस्ट प्राइस है 150 रुपीज़ विच इज़ 100%, सेलिंग प्राइस इज 144 रुपीज़ विच इज़ 96%। सो लॉस कितना होगा, 4% लॉस। यस इज इट क्लियर। यस बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट टाइम विल फर्दर मूव ऑन विथ मोर क्वेश्चंस। बाय बाय, टेक केयर बेटा। बस Bye sir, thank you sir. थैंक यू, बाय बाय।